ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था, कॉमन डिफरेंस, यानी कि नेक्स्ट टर्म कोई एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करने पर आता था, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, रेशियो होता है, यानी कि नेक्स्ट टर्म किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। ए सीक्वेंस in which subsequent term has common रेशियो, यानी सब्सिक्वेंट टर्म कॉमन रेशियो। वहां था सब्सिक्वेंट टर्म में कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे कॉमन रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल पहला लोगे तो अगर देखो 1 2 4 8 16, तो अगले टर्म से कैसे मिल रहा है, अगला टर्म यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब ना अगला टर्म मिल रहा है। यहाँ पे इंटू 2 इंटू 2, समझ में आ रहा है। अगर अगला टर्म पिछले टर्म में कुछ पर्टिकुलर नंबर या कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर मिलता है, वही अपना जीपी होता है, और उनका रेशियो क्या, सब्सिक्वेंट टर्म का रेशियो 2 to 2। समझ में आ रहा है। 1 - 1/2 1/4 -1/8, ठीक है। अब इसमें देखो ए जीपी में है, नीचे जो सेकंड वाला लिखा हूं वो जीपी में है। कॉमन रेशियो क्या है, -1/2। 1 में -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/2, फिर इसमें फिर -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/8। समझ में आ रहा। अभी तुम जो पढ़े थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ए जीपी में है, हाँ है, ओमेगा से मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब आयोटा वाला भी जीपी में ही होता है, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा का पावर 4। समझ में आ रहा। तो देखो जरूरी नहीं है कि मान लो कोई पॉजिटिव नंबर हो, निगेटिव नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट। अब अगर इसमें पहले वाले में देखो तो फर्स्ट टर्म इसका कितना है, a = 1, और जो कॉमन रेशियो होता है ना उसको स्मॉल r मतलब या कैपिटल R, जनरली स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो r इज रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, सेकंड वाले में ये कितना हो जाएगा 1, रेशियो -1/2, और इसमें a = 1 है, रेशियो ओमेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। सब्सिक्वेंट टर्म का कॉमन रेशियो इक्वल है। अब देखो अगर इसमें जनरल टर्म लिखे हम लोग, जनरल टर्म, अगर जनरल टर्म लिखेंगे किसी एपी का, तो मान लो फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो स्मॉल r है, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर, AR क्यूब अप टू, ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे T1, T2, T3, T4, T5, तो जो फर्स्ट टर्म है ए है केवल, सेकेंड टर्म है जो AR है, यानी T2 में R का पावर 1 है, T3 में R का पावर 2 है, T4 में R का पावर 3 है, T5 में R का पावर 4 है। तो Tn क्या हो जाएगा, A × R का पावर n-1। इसी को अपन nth टर्म इन जीपी और क्या बोलते, जनरल टर्म ऑफ जीपी। सभी को इतना क्लियर है।
अब एक चीज और देख लो, अगर ए बी सी 3 नंबर जीपी में दिए हूं, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, अगर ये 3 नंबर जीपी में हो तो इनमें भी मान लो किसी पर्टिकुलर नंबर आर से मल्टीप्लाई करके ही अगला टर्म आएगा ना, तो सब्सिक्वेंट टर्म का रेशियो सेम होगा। तो यानी कि b अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी होगा, क्योंकि b अपॉन ए करोगे तो यहां से आर आएगा, c अपॉन बी करोगे तो यहां से भी आर आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है डाउट? अब यहाँ 3 टर्म देख, मान लो यहां से इन तीनों को मैं ले रहा हूं, ठीक है, 1 2 3, तो 1 2 3 कैसे आया? 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए 2 आया, 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए 4 आया। तो यानी कि अगर 4 अपॉन 2 और 2 अपॉन 1 रखे हैं, सब्सिक्वेंट टर्म का रेशियो यानी कि जो दो लगातार टर्म है ना उनका रेशियो सेम होगा। यानी कि a2 अपॉन a1 2 अपॉन 1, a3 अपॉन a2 यानी कि 4 अपॉन 2 दोनों इक्वल होगा। समझ में आया? क्योंकि किसी पर्टिकुलर नंबर, अब a इंटू आर करोगे तो b आ जाएगा, यानी कि b अपॉन ए आर होगा ना। समझ में आ रहा है? फिर b इंटू आर करोगे तब ना c आएगा, तो यानी कि c अपॉन बी भी आर होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और AP में क्या था? 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नोट डाउन करो। देखो एक बार और देख लो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था? अगर मान लो a1 a2 a3 a4 अप टू जहां तक जाना है nth टर्म तक, अगर ये टर्म AP हो तो सब्सिक्वेंट टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होता था, यानी कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। तुम लिखते चले जाओ, समझ में आ रही बात? और जीपी में क्या होता है? अगर जीपी में है a1 a2 a3 a4 तो सब्सिक्वेंट टर्म का रेशियो कांस्टेंट होता है जीपी में। वहां पे डिफरेंस कांस्टेंट था, यहाँ रेशियो मीन्स a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू a3 अपॉन a2 इज इक्वल टू a4 अपॉन a3। समझ में आ रहा है? तो वही चीज यहां पर हुआ है। सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? फिफ्थ एंड 9th टर्म ऑफ non-constant are in GP, then find common ratio। अब एक क्वेश्चन है, सेकेंड फिफ्थ एंड 9th टर्म ऑफ ए नॉन कांस्टेंट एपी, मतलब नॉन कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट ना हो, फिक्स ना हो, किसी नॉन कांस्टेंट एपी का सेकेंड फिफ्थ और 9th टर्म जीपी में है, तो कॉमन रेशियो फाइंड करना है। तो मान लो कोई एपी एज्यूम कर लो, ए कॉमन डिफरेंस डी, उसका सेकेंड फिफ्थ और 9th टर्म लिखो, फिर जीपी वाली प्रॉपर्टी लगाओ, फिर सॉल्व करो फटाफट। नॉन कांस्टेंट मतलब ये भी तो एपी में है, प्लस जीरो हो रहा, तो ये नहीं है। इधर वाला क्वेश्चन हुआ किसी का? हो गया?
कितना आ रहा है, कितना 4/3 सही है। अब सेकेंड टर्म ऑफ ए नॉन कांस्टेंट एपी, तो एपी का सेकेंड टर्म है ना, तो मान लो फर्स्ट टर्म ए ले लिए, कॉमन डिफरेंस डी ले लिए, तो A2 क्या हो जाएगा, A प्लस डी, A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D, A9 क्या हो जाएगा, A प्लस 8D। अब इनको दिया है कि ये जीपी में है, यानी कि A प्लस डी, A प्लस 4D और A प्लस 8D ए जीपी में है। तो अगर ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यानी बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस 4D का स्क्वायर, मिडिल वाले टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट वाला इंटू लास्ट वाला टर्म। अगर 3 टर्म जीपी में हो तो यहाँ लिखवाया गया था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस 8D। अब ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस 16D स्क्वायर प्लस 8AD, ए स्क्वायर प्लस 8AD प्लस AD प्लस 8D स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 16D स्क्वायर 8D स्क्वायर इधर लाओगे तो फिर 8D स्क्वायर बचेगा, 8AD से 8AD कैंसिल, इधर माइनस AD इज इक्वल टू 0। सभी को क्लियर है। अब यहां से D कॉमन हो जाएगा ना, D कॉमन ले लिए तो 8D माइनस A। अब ध्यान से देखो, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो कोई एक 0 होना चाहिए, तो D 0 नहीं होगा। D 0 क्यों नहीं होगा कि नॉन कांस्टेंट AP, तो अगर D 0 हो गया तो कांस्टेंट AP हो जाएगा ना। समझ में आ रही मेरी बात? वहां पे बताया गया है ना 2 2 2, तो डिफरेंस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो D 0 नहीं हो सकता, यानी कि ये वाला 0 होगा, तो यानी कि 8D माइनस A इज इक्वल टू 0, यानी कि A इज इक्वल टू 8D। यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्योंकि D 0 नहीं हो सकता, D कैन नॉट इक्वल टू 0। अगर D 0 हो जाएगा तो कांस्टेंट AP हो जाएगा। अब अगर A इज इक्वल टू 8D है, रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है तो मतलब किसी भी सेकंड वाले को उसके पिछले वाले से डिवाइड कर दो, यानी R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 4D अपॉन A प्लस D। अब A की जगह पर 8D लिख दोगे, ऊपर 8D प्लस 4D अपॉन 8D प्लस D, यानी कि 12D अपॉन 9D कैंसिल। हो गया। सेम तरीके से उधर वाला करो। उधर वाला भी हो गया। कितना आ रहा है उधर वाला? 970, ठीक।
सेकंड वाला करो जिसका नहीं हुआ है जल्दी। क्वेश्चन हो गया सबका? हो गया? इधर वाला कितना आ रहा है? 970। बाकी लोग ओ सानिध्य इधर वाला हुआ? अब सेकेंड, 8th एंड 44th टर्म ऑफ ए नॉन कांस्टेंट एपी। तो सेकेंड टर्म किसी एपी का क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। 8th टर्म 7d। 44th टर्म अब क्या बोला है? बी रिस्पेक्टिवली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ जीपी। अगर ये तीनों किसी जीपी के 3 टर्म है स्टार्टिंग के 1 2 3, और यहाँ पर दिया इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 1, यानी ए की वैल्यू 1 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 प्लस डी, 1 प्लस 7d, और इसको 1 प्लस 43d। अब अगर ये तीनों जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, यानी कि 1 प्लस
7d का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी इंटू 1 प्लस 43d। सभी को क्लियर है? अब इसको सॉल्व करो। 1 प्लस 49d स्क्वायर प्लस 14d, 1 प्लस 43d प्लस d प्लस 43d स्क्वायर। तो इस 1 से 1 कैंसिल, 49d स्क्वायर 43d स्क्वायर यानी कि 6d स्क्वायर, और इधर 43d प्लस 1 44d, और 44d इधर लाओगे तो माइनस 30d। सभी को क्लियर है? यहाँ से 6d कॉमन ले लो, d माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब d तो 0 हो नहीं सकता, 6 भी नहीं, यानी कि d माइनस 5 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 5। अब d इज इक्वल टू 5 आ गया तो यहाँ d की वैल्यू 5 रख दो। d की वैल्यू 5 रख दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 प्लस 1 6। अब निकाल लो 20th टर्म का। सिक्स डी इधर कॉमन लेके, यहां से कॉमन ले ले, हाँ तो 6d कॉमन हो गया, तो यहाँ से 6d निकल गया तो 6 भी निकल गया, एक d भी निकल गया तो एक ही d बचेगा। यहाँ से 6 निकल गया तो 6 5 जा 30, 5 बचा, d निकल गया। अब क्या निकालना है? द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ दिस AP, यानी कि यस 20 निकालना है, यानी कि 20/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 20/2 यानी कि 10, और 2a यानी 2 इंटू 1 प्लस 20 माइनस 1 यानी 19, डी की वैल्यू 5, 10 2 19 5 जा 45, 95, तो 10 इंटू 97। इधर वाला हुआ किसी का। अब क्वेश्चन है, लेट द फर्स्ट 3 टर्म 2p एंड q विथ q नॉट इक्वल टू 2। हाउ? प्लस माइनस दिख रहा तुम लोगों को? नॉट इक्वल टू 2 तुम लोग, अबे तुम लोग कौन सा एंगल से देखते? अरे जेड में ये होता वो let the first 3 terms 2p and q with q not equal to 2 of a gp, मतलब 2pq किसी gp के फर्स्ट 3 टर्म है, be respectively the 7th 8th and 13th term of an AP। किसी जीपी के तो ये फर्स्ट 3 टर्म है, बट किसी एपी के 7वां 8वां और 13वां टर्म है। ठीक है, तो अगर मान लो किसी एपी का 7th टर्म लिखोगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस 6d, यानी कि फर्स्ट टर्म 2 इज इक्वल टू, और p इज इक्वल टू a प्लस 7d, और q इज इक्वल टू a प्लस 12d। समझ में आया? जीपी के जो तीनों टर्म है एपी के 7th 8th और 13th टर्म के इक्वल है। यहां तक किसी को डाउट कुछ? अब अगर ये जीपी में है
ठीक है, तो जीपी की प्रॉपर्टी लगा दो सीधे, मिडिल वाले टर्म का स्क्वायर a प्लस 7d का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 6d इंटू a प्लस 12d। कुछ डाउट है क्या? सॉल्व करो। a स्क्वायर प्लस 49d स्क्वायर प्लस 14ad इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 12ad प्लस 6ad प्लस 72d स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लोगे, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल। अब इधर 49d स्क्वायर है, इधर 72d स्क्वायर है, तो अगर इसको उधर ट्रांसफर कर दोगे तो उधर कितना बचेगा? 23d स्क्वायर बचेगा। अरे 49 में 1 ऐड करोगे 50 और इधर 72 है तो 23। 14 को उधर ट्रांसफर करोगे तो प्लस 4ad। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? सब सही है, ठीक है, देख लेंगे। नंबर कुछ अच्छे नहीं आ रहे। चलो कोई बात। अब यहां से क्या कॉमन हो जाएगा? d कॉमन हो जाएगा, 23d प्लस 4a इज इक्वल टू 0। चलो शांत रहो। 23d कॉमन ले लोगे तो 23d प्लस 4a इज इक्वल टू 0। अब अगर देखो यहाँ पे d की वैल्यू अपन 0 ले नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि q नॉट इक्वल टू 2 दिया है, नॉन कांस्टेंट नहीं दिया है, बट q की वैल्यू 2 नहीं दी है। q की वैल्यू 2 नहीं दिया है मतलब दोनों नंबर अलग अलग हैं। जब दोनों नंबर अलग अलग है तो AP भी कांस्टेंट AP नहीं है, तो d की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, यानी कि 23d प्लस 4a इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अब अगर तुम देखो एक इक्वेशन तुमको यहां से अगर इसको बना लो, एक इक्वेशन इसको बना लो, समझ में आ रहा है? यहां पर क्या है? a प्लस 6d इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों को नहीं बना सकते क्योंकि इसमें p और q का टर्म है, बट यहाँ पे कांस्टेंट है a और d वाला दो इक्वेशन बन गया, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो अगर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, यहाँ से नीचे से a की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 माइनस 6d। अब इसको सेकंड वाले में रख दोगे तो 23d प्लस 4 2 माइनस 6d इज इक्वल टू 0। 23d प्लस 8 माइनस 6 4 जा 24d इज इक्वल टू 0। सभी को क्लियर है? 23d माइनस 24d माइनस d 8 माइनस d इज इक्वल टू 0, यानी कि d की वैल्यू 8। अभी d की वैल्यू 8 आ गई। अब d की वैल्यू 8 आ गई तो a की वैल्यू भी निकाल लो। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या? 4? कैसे? बता बता बता। अबे d की वैल्यू यहां रख दो, a की वैल्यू आ जाएगी। अब उसके आगे क्या पूछा है? 13 इफ फिफ्थ टर्म ऑफ GP इज nth टर्म ऑफ AP। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू निकालो तो यहां से इसकी वैल्यू निकल जाएगी ना। अरे a की वैल्यू यहां से इज इक्वल टू, चलो मैं इधर कर, उधर का हो गया है नीचे का ना, मैं उधर ही लिख दे रहा हूं। d इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इज इक्वल टू 2 माइनस 6d, तो यानी a इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 6 इंटू d।
ए इज इक्वल टू 2 माइनस 48, ए की वैल्यू माइनस का 46। अब क्या दिया है, nth टर्म, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ एपी, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी क्या हो जाएगा, ए इंटू फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी क्या हो जाएगा, ए इंटू आर का पावर 4, और nth टर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ, बट यहां जीपी का जो हम ए लिख रहे हैं इसको मैं A1 दे दे रहा, ठीक है, क्योंकि जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है 2। लेट फर्स्ट 3 टर्म इतना इतना ऑफ ए जीपी, तो जीपी का फर्स्ट टर्म 2 है, बट एपी का फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का 46। समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ 2 और आर की वैल्यू, आर की वैल्यू भी निकाल सकते तुम यहां से, अगर a प्लस 7d निकाल लो, ठीक है, a प्लस 7d निकल जाएगा अभी, तो इन दोनों का रेशियो निकाल लोगे, आर की वैल्यू भी निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आर की वैल्यू आर का पावर 4 इज इक्वल टू ए, यानी कि माइनस का 46 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी आई है 8। समझ में आ रहा है, आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, और इन दोनों का रेशियो निकाल के, ठीक है, निकाल ही दे रहा मैं। P इज इक्वल टू ए प्लस 7d, ए की वैल्यू माइनस का 46 प्लस 7d, यानी कि 7 इंटू 8 माइनस का 46, 7 8 जा 7 8 जा, यानी कि 20, ठीक है, ओ सॉरी 10, ठीक है। तो यानी कि अब P की वैल्यू यहाँ पे, इसकी वैल्यू 2 है, अब P की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है, तो रेशियो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ R की वैल्यू लिख लो, 5 का पावर 4 इज इक्वल टू माइनस का 46 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। अब ये तो सॉल्व हो जाएगा ना, एक बार दोबारा समझ लो जिनको कुछ डाउट रह गया। 2pq जीपी में था, तो यानी जीपी का फर्स्ट टर्म 2 था, तो जीपी वाली प्रॉपर्टी लगाए, ए मिला, और जो 2 इज इक्वल टू ए प्लस 6d एपी वाली प्रॉपर्टी दिया था, उन दोनों को सॉल्व करके डी निकाले और ए निकाले। यहां जो ए है ध्यान रखना, ये एपी का है, ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, जीपी का ए की वैल्यू 2 है, ठीक है। आर के निकाले फिर सॉल्व कर लो। इफ 3 sides of a triangle are in GP, then find the range of ratio। शांत रहो, हो गया उधर वाला, अरे लिख लिए हो ना, नोट डाउन तो हो गया है ना। अबे जल्दी लिख, बात कर रहे बैठ के, पंखा बंद कर ले। जल्दी उसके नीचे का लिखो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। बोल, इधर का नोट हो गया सभी का। देख, ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, किसी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है ना, ये पता है सबको, वही प्रॉपर्टी वहां पे लगेगी। चलो पहले इसको कर लो, बाद में उधर जाना है।
किसी का हुआ है वाला? हाँ लिख तू आराम से। लेट ए एंड बी टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, लेट 11th टर्म ऑफ ए जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड थर्ड टर्म इज बी। तो मान लो एक जीपी दिया है GP1, तो उसका फर्स्ट टर्म ए है और थर्ड टर्म कितना दिया है, यानी कि AR² इज इक्वल टू बी। ठीक है, इज इक्वल टू pth टर्म ऑफ अनदर GP हुज फर्स्ट टर्म इज ए, अगर दूसरा GP2 है उसका भी फर्स्ट टर्म ए है, एंड फिफ्थ टर्म इज बी, यानी कि AR का पावर 4, यानी R' ले लो इसको, पावर 4 इज इक्वल टू बी। समझ में आ रहा? किसी एक जीपी में फर्स्ट टर्म ए है और थर्ड टर्म बी है, ठीक है, दूसरे जीपी में फर्स्ट टर्म ए है और फिफ्थ टर्म बी है। समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट इतने में? और क्या दिया है, इसका 11th टर्म, लेट 11th टर्म ऑफ ए जीपी, इसका 11th टर्म यानी AR का पावर 10 इज इक्वल टू pth टर्म ऑफ अनदर जीपी, pth टर्म यानी कि AR' का पावर P-1। अगर यह है तो किसकी वैल्यू पूछा है? P की वैल्यू पूछा है। AR का पावर है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुन लो तुम लोग। A और B कोई दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर दिया है, ठीक है, उसके बाद दिया है लेट 11th टर्म ऑफ ए जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड थर्ड टर्म इज बी। ठीक है, और इसका 11th टर्म यानी AR की पावर 10, ठीक है, इज इक्वल टू pth टर्म ऑफ अनदर जीपी। इसका pth टर्म क्या हो जाएगा, अगर इस वाले जीपी का कॉमन रेशियो R1 ले तो AR1 की पावर P-1, और इसमें क्या दिया है, हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड फिफ्थ टर्म इज बी। समझ में आया? अब यहां से R और R' में रिलेशन लेकर इसको सॉल्व करना है। अब यहां से अगर R² की वैल्यू निकालोगे तो R² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B/A, और इधर से R' का पावर 4 निकालोगे तो इधर भी B/A। अगर इसको 1 ले लिए, इसको 2 ले लिए, ठीक है, तो यानी कि R² इज इक्वल टू R' का पावर 4 हो जाएगा ना। तो यानी कि R इज इक्वल टू R' का स्क्वायर। सभी को क्लियर है? अब इसमें R की जगह A से तो कैंसिल हो जाएगा, अब R की जगह R' पुट कर दो, R1 या R' जो भी कहो, R1² का पावर 10 इज इक्वल टू R1 का पावर P-1। सभी को क्लियर है? अब यहाँ R1 की पावर 20 इज इक्वल टू R1 का पावर, दोनों का बेस सेम है, पावर इक्वल कर दो, तो यानी कि 20 इज इक्वल टू P-1, यानी कि P इज इक्वल टू 21। सॉल्व हो गया। समझ में आया? देखो, तुम एक आइडिया अपने अंदर डेवलप करो कि जो जो दिया है उसको लिख दो, जो जो पूछा है उसको लिख दो, ठीक है। अब जो पूछा है और जो दिया है उससे देखो तुमको क्या क्या मिल सकता है, और कुछ अगर मान लो प्री डिफाइंड रिजल्ट भी होता जैसे अभी उसमें हम यूज करेंगे, उसके बारे में भी सोच सकते तुम, ठीक है। अब यहां से दिखाना, मान लो इन दोनों में हम रिलेशन निकाल सकते R, ये तो ये कैंसिल हो गया, बस R और R1 बचा है, तो उनका कुछ रिलेशन निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन कर लो उधर वाला। अभी देखो, इसमें क्वेश्चन देखने में बहुत लेंदी लग रहा, बट सॉल्यूशन ज्यादा नहीं है, ठीक है। बाकी चाहो तो और कहानी बढ़ा सकते तुम लोग। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में इसी बात का ध्यान रखो, जो दिया है उसको लिखो, जो पूछा है उसको लिखो। अब देखो, इसी वाले क्वेश्चन में जो यहाँ मैंने किया था, लास्ट में मुझे R की जरूरत हुई, फिर मैंने R निकाला, A की जरूरत हुआ तब मैंने A कैलकुलेट किया, पहले नहीं मैंने कैलकुलेट। अगर कुछ पता है हाँ इसकी जरूरत होगी तो पहले निकाल लो, अगर नहीं पता है तो जो निकालना है उसको निकाल लो,
फिर जिसकी जरूरत पड़ रही है निकालते चले जाओ। शांत। अगर कोई ट्रायंगल है तो उसके अगर साइड जीपी में है तो साइड क्या हो जाएंगे, ए आर स्क्वायर, ठीक है। और ट्रायंगल के लिए अब मान लो रेंज का मतलब रेशियो का रेंज पूछा है, कॉमन रेशियो का, तो बाकी ट्रायंगल के बारे में अपने को कुछ नहीं पता, बट इतना पता है ना किसी दो साइड का सम, लेंथ का सम तीसरे साइड से ज्यादा होता, तो ए प्लस ए आर ग्रेटर देन ए आर स्क्वायर। अगर इन दोनों को साथ में लिए, अब इन दोनों को भी साथ में ले सकते, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ग्रेटर देन ए, तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ना। और तीसरा क्या हो सकता है, ए प्लस ए आर स्क्वायर ग्रेटर देन ए आर, बाकी और कुछ बनेगा, यही तीनों पॉसिबिलिटी है। अब दोनों साइड से ए कॉमन लेके अगर कैंसिल करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस आर ग्रेटर देन आर स्क्वायर, और इसका क्या बनेगा, आर प्लस आर स्क्वायर ग्रेटर देन 1, इसका क्या बनेगा 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर ग्रेटर देन आर। समझ में आ रहा है, तीन क्वाड्रेटिक बने आर में, तीनों क्वाड्रेटिक सॉल्व करो और आर का इंटरसेक्शन ले लो, आ जाएगा। अब यहां पे एक क्वाड्रेटिक बनेगा आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 लेस देन 0, दूसरा वाला क्वाड्रेटिक बनेगा आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तीसरा वाला क्वाड्रेटिक बनेगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इस वाले को देखो, इसमें क्या है, इसमें तो क्या ए पॉजिटिव है, ओपनिंग अपवर्ड है, डी निगेटिव है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बन जाएगा। समझ में आ रहा। अब इन दोनों का निकाल लो। अब इसका आर निकालोगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। इसका आर निकालोगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, और यहाँ से माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ से लेस देन यानी कि 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2, इधर 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, लेस देन यानी कि बीच वाला। समझ में आ रहा है ना। और इधर माइनस 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2, माइनस 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। अब ग्रेटर देन चाहिए ना, तो बाहर वाला, और उसमें तो ऑलवेज पॉजिटिव मिल रहा। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, माइनस 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। उसके बाद कौन सा आएगा, अरे इन चारों में से सबसे पहले तो माइनस 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। उसके बाद क्या आएगा, माइनस 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। उसके बाद 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। अब 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2, यहां से इनका ये है, और इनके लिए क्या है, बाहर का लेना है। इधर इसको रेड से मैं बना दे रहा हूं, इधर इधर तो इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस का रूट 5 अपॉन 2, 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2।
समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? सबको सब कुछ क्लियर? अगर मान लो जो रेंज है, सॉरी रेंज नहीं, जो रेशियो है, कॉमन रेशियो, ठीक है, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछ लेता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पता है, स्टेप फंक्शन 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2। कुछ याद आ रहा? नहीं पता है? तो अगर r की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछ लेता तो, ओ शांत रहो, जितना पूछ रहा हूं, अगर तुमसे कहीं पूछ ले ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ r, ये बताओ क्या होगा? इस अब वो भी वैल्यू इसी रेंज में आएगी, तो बताओ फटाफट क्या आने वाला है? 1 आएगा। इस पे क्वेश्चन पूछ सकता, क्योंकि देखो 1 + √5, तो 1 + √5 यानी कि 1 + 2 पॉइंट समथिंग, √5 की वैल्यू मान लो 2.4 मान लो, चलो ठीक है, अपॉन 2, तो दोनों को ऐड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग यानी 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू -1 + 2.4 आ गया, तो अगर सब्ट्रैक्ट मान लो डिफरेंस निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 1.4 अपॉन 2, तो 0.7, तो यानी कि 0.7 से 1 पॉइंट समथिंग तक है, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या मिल रहा है? 1 ही मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना? इधर वाला हो जाएगा। अब इंक्रीजिंग जीपी का मतलब क्या है? मतलब अगर ए आर स्क्वायर है, तो इंक्रीजिंग जीपी का मतलब क्या होता है कि यह वाला अगला वाला टर्म पिछले वाले से बड़ा है। अब अगला वाला टर्म पिछले वाले से बड़ा है, तो बड़ा कब होगा? जब रेशियो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर रेशियो 0 से 1 या निगेटिव होता तो अगला वाला टर्म छोटा हो जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 है और रेशियो 1/2 है, तो अगला वाला टर्म 1 आ जाएगा। 2 × 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इंक्रीजिंग जीपी का मतलब रेशियो 1 से बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद सेकेंड टर्म और सिक्स्थ टर्म का सम दिया है, तो सेकेंड टर्म यानी कि AR, सिक्स्थ टर्म यानी कि AR का पावर 5 = 70/3। एक इक्वेशन यहाँ से, एंड प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, थर्ड टर्म यानी कि AR², फिफ्थ टर्म यानी कि AR की पावर 4 = 49 दिया है। तो इनको अगर सॉल्व करोगे, A² R का पावर 6 = 49, तो यानी कि AR³ का स्क्वायर है। समझ में आ रहा? तो यानी कि AR³ = 7, -7 भी ले सकते हैं। अब इसका स्क्वायर 49 है, तो यानी कि AR³ की वैल्यू +-7 आएगा ना। मान लो मैं लिख दूं +-7, तो प्लस वाला 7 ले या माइनस वाला? माइनस क्यों नहीं? पॉजिटिव टर्म। समझ में आ रहा? अगर -7 लेंगे तो AR³ फोर्थ टर्म है ना, तो निगेटिव हो जाएगा ना, तो केवल पॉजिटिव लेंगे। AR³ की वैल्यू 7। बाकी कैलकुलेट करना तुम लोग, सॉल्व करना, ठीक है? किसी को कोई डाउट है? सबका सब कुछ क्लियर? एक बार रिवीजन करके रखना सारा कुछ। इधर वाला क्वेश्चन लिख लिए हो? एक और मैं क्वेश्चन देता हूं, घर से करके लाना। जैसे कल वाला क्वेश्चन कराया था ना, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करके, याद आ रहा है? ओ शांत रह। कल एक क्वेश्चन कराया था, =0 था, 2 से मल्टीप्लाई करके A - B, B - C, C - A का होल स्क्वायर बना के। उसी पर एक और मैं क्वेश्चन दे रहा, घर से कर लाना, ठीक है? ठीक है, तो जो कल वाला क्वेश्चन था ना, A² + B² + C² -AB - BC - CA, उसी से करना। और मल्टीपल करेक्ट का क्वेश्चन है,
कोई एक ऑप्शन नहीं, मे भी 2 या 3 ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको।